हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है 6th क्लास है और हम रोज 6th क्लास में जो है हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो पुस्तक है उसको हम लोग देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 की हम लोग बात कर रहे थे और चैप्टर नंबर 1 में हम देख रहे थे विविधता की समझ को हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, तो हमने विविधता की समझ पर अपनी बात की थी। कैसी है विविधता, किसको हम विविधता कहेंगे, ये हम देख चुके हैं। कोशिश करेंगे कि आज हम चैप्टर को अपना अंतिम रूप दें। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। और इन पर हम लोग अपना विशेष करके आपका गौर करके बात करेंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा ना केरल के विषय में पढ़ रहे थे। कल हमने जो है आपका इसी चैप्टर के अंतर्गत आपका जो है लद्दाख के विषय में पढ़ लिया था। लद्दाख के विषय में देखा हमने, तो हम केरल को हमने कल देखा था और लद्दाख को भी। अब आप मुझे बताइए, केरल और लद्दाख के बीच अगर मैं भौगोलिक डिफरेंसेस आपसे पूछूं कि दोनों में आपका भौगोलिक अंतर क्या है, तो आप मुझे क्या एक्सप्लेन करेंगे? बताइए मुझे, क्या अंतर देंगे आप भौगोलिक अंतराल पर? मैं अगर बेसिकली बात करूं इसमें लद्दाख में और हम बात करें केरल में, तो आप कह सकते हैं कि केरल जो है एक आपका तटीय इलाका है। एक तरफ समुद्रों से घिरा है तो एक तरफ पहाड़ियों से घिरा है। जबकि अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख कैसा है, हाइट पर है और दूसरा वहां भी क्या है, पहाड़ियां हैं, लेकिन वो क्या है, वो रेगिस्तानी इलाका और वहां पर जो वर्षा है, जो बारिश है, उसका परसेंटेज बहुत ही कम है। वहां पर वर्षा जो है आपकी नहीं होती है, ये आप उसको देख सकते हैं। और वहां पर जो अगर हम लोग उत्पादन की बात करें तो दोनों के उत्पादन में बहुत बेसिकली एक दूसरे से काफी डिफरेंसेस जो हैं वो हमको दिखाई भी देंगे। इसमें क्लियर है, वो आप इसको खूब अच्छे से देख भी सकते हो। देखिए, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाल कहते हैं। तलाने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिनमें फ्राई करने के जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उसे चीनी मिट्टी कहते हैं। इसे चीन शब्द की इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति वहां की हुई होगी। केरल में उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है और वहां के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। क्या खाते हैं? मछली और चावल जो है ये सब्जी खाते हैं। अब आप मुझे बताइए, वहां का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। अब इसको देखिए, केरल में मना जाता है और केरल में प्रतिवर्ष एक कंपटीशन होता है, बोट कंपटीशन। ठीक, इस नाव कंपटीशन जो है वहां का ट्रेडिशनल जो खेल है, जो वहां का पारंपरिक जो खेल है, वहां के जो जन समुदाय मिलकर जो खेल करते हैं वो है नाव कंपटीशन होता है। और इसको देखने के लिए दुनिया भर से, पूरे भारत से लोग वहां जाते हैं। बड़ा पर्यटन का भी बहुत अच्छा केंद्र है और बहुत आकर्षक रूप में जो है ये हमको वहां दिखाई भी देता है और आप इसको देख भी सकते हैं और इसको फील भी कर सकते हैं। देख लीजिए इसको और इसमें देखते हैं कि और चीज क्या इंपॉर्टेंट है, उन सभी पर हम लोग आपका बात करें। थोड़ा देखिए इसमें, जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब देखिए, अगर हम इनका भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो दोनों की भौगोलिक स्थिति क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हमको दिखती है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक प्रकार की सांस्कृतिक अभाव है। दोनों ही क्षेत्र चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहां केरल की भौगोलिक स्थितियों ने मसालों की खेती संभव बनाई है, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ऊन और व्यापारी को अपनी ओर खींचता है। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता रखता है। ऐसा रखता है, वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ के जो सांस्कृतिक जीवन है वो एक दूसरे से क्या रखता है, जो एक खास जो है महत्व रखता है।
ये हमें देखना होगा, उसको समझना होगा। अब देखिए, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। फिर अगर आप संस्कृति के प्रभाव को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई आपका बीता हुआ कल ही संस्कृति का प्रभाव है, नहीं, बदल रहा है। ठीक, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक दम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तौर तरीका धीरे धीरे उसमें नए आपके हिस्से जो हैं वो बनते जाते हैं और हम उन्हें पहचानते जाते हैं। ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं और अपने रोजमर्रा का जीवन हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। कैसे होता है कि जो एक दूसरे का जो रीति रिवाज है उस रीति रिवाज में हम लोग घुल जाते हैं, मिल जाते हैं और उसी में हम लोग एक से हो जाते हैं। ठीक, तो आप देख लीजिए कैसे भौगोलिक परंपरा और सामाजिक परंपराओं के बीच जो अंतर है वो बड़े स्पष्ट रूप से जो है हमको दिखाई देता है और आप इसको समझ सकते हैं और आप इसको देख भी सकते हैं। आगे बढ़िए। और विविधता में एकता, भारत की विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत मानी जाती है। कहते हैं जो भारत में आपकी विविधता है, अलग रूप, रंग, संस्कृति, कल्चर, खान पीन, तौर तरीके, परंपराओं को मानने के ट्रेडिशनल तरीके, बोली, भाषा, ये क्या है? ये भारत की एकता का स्रोत है। कह रहे जो भारत की यूनिटी है, जो पावर है, वो कहाँ है? इसी में बिलीव करती है। जब अंग्रेज का भारत पर राज था तो सभी धर्म, भाषा, क्षेत्र, महिला और पुरुषों के अंग्रेज के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ती थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे, उन्हें एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है और इस तरह से उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ कड़ी लड़ाई में जाने के लिए सब एक थे। कैसे थे? चाहे हम कितने भी डिफरेंट हो, हमारा कल्चर, रूप, रंग कितना भी अलग रहा हो, हमारी संस्कृति, लेकिन जब हम अंग्रेज से लड़े तो हमने दिखा दिया कि हम सब एक हैं, चाहे हम कितने भी भिन्न क्यों ना हो, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ सबने एकजुट होकर आपकी लड़ाई जो है उसमें लड़ी थी। कैसे लड़ी थी? आइए देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा इसके विषय में कुछ 4 लाइनें लिखी हैं, इनको पढ़ लेते हैं। क्या? देखिए, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सैयद ने हमारे चुन चुन कर फूल तोड़े हैं, वीरांगना इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, हर दिल हमारे लिए हमें क्या है प्यारे, हमें भूल ना जाना। गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में हम, सुनी पड़ी हैं कब्रों पर दिया जलाने जाना, खून के हमारे प्यारे हमें कहीं भूल ना जाना। ठीक, हिंदू और मुस्लिम की होती आज होली, बहते हैं एक रंग में, दामन भिगोए जाना, इस दिन को प्यारे हमें भूल ना जाना। कुछ जेल में पड़े हैं तो कुछ कब्रों में गड़े हैं, 2 आंसू उन पर हैं प्यारे बहाने के जाना, दिन हमारे हैं प्यारे हमें भूल ना जाना। इस तरीके से भारतीय जन नाट्य संघ इफ्टा ने अपने 2 शब्दों को लिखकर अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है कि जो लोग हो वो आप हमें जो है इस तरीके से भूल मत जाना। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बार थोड़ी सी विविधता की एकता को देख लीजिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू और कैसे लोगों का जमावड़ा है, इस जमावड़े को गौर करके देखिए। बड़ा गौरव में ही पल था वो जब हम आजाद हुए थे। जो लोग आजाद, देखिए गुलामी से आजादी की तरफ आए थे, तो वो लोगों का जो ऐतिहासिक दिन था, जिन्होंने उस दिन आजाद देश में सांस ली थी, उनके लिए एक बहुत बड़ा
लक्ष्य बहुत बड़ा दिन था। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको समझ भी सकते हैं। क्लियर है? देख लीजिए इसको। अब देखिए, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, अच्छा चलो एक छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी स्टोरी आप लोग पढ़ के आइए, ठीक? और उसके विषय में एक बार जान लीजिए कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ क्यों था। ठीक, इसको पढ़िए और कब हुआ था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोली चलवा दी, जो बाग में इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे। सभा का मतलब है मीटिंग कर रहे थे अपनी। ठीक, महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपात पूर्ण नीति का विरोध किए जाने के जमा हुए थे। उसमें से बहुत से लोगों की जानें गईं और उसमें से भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन शहीदों की याद में गाया गया था। यानी कि जो अभी हमने गीत ये पढ़ा है ना बच्चों, ये वाला कि हमारे प्यारे हमें भूल ना जाना, ठीक, दिन खून के हमारे प्यारे हमें भूल ना जाना, ये जलियांवाला हत्याकांड के बाद ही गाया गया था उन लोगों को याद करने के लिए। अब देखिए, स्वतंत्रता के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनता रहा कि जो गीत गाए गए, जो विविधता में आपके चिन्ह रखे गए कि इस तरह से करेंगे, वो कहीं ना कहीं जो हमारा आत्मविश्वास था वो उसको और मजबूत करते जा रहे थे। ठीक, क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जो हमारा तिरंगा है ना बच्चों, हमने वहां शुरुआत की अपनी आंदोलनों में, और वो तिरंगा जब हमने आपका फहराया तो पूरे जितने भी हमारे आंदोलन थे, चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य में, किसी भी धर्म, जाति, कास्ट, संप्रदाय के लोग अपना विरोध कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस हमारे अपने तिरंगे को लेकर वो फहराते थे और अपना विरोध करते थे। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं है। यार जो भारत में एकता है ना, किसी ने थोपी नहीं है, बाहर से ला के किसी ने थोप दी, बल्कि यह बहुत ही गहरी है। इसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। ऐसी है, बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत डीप है, और अलग अलग जो प्रथाएं उनको हमने एक्सेप्ट किया है। इसमें विविधताओं को पहचानने और प्रोत्साहन किया जाता है। यह नेहरू ने ही कहा था कि भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हम दिया है। ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोटेशन है। क्या है? अनेकता में एकता का विचार किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि एकता में ही क्या है, अनेकता में ही क्या छुपी है, हमारी एकता छुपी है। आप इसको देखिए, क्यों कहा होगा उन्होंने इस तरीके की बातों को? क्योंकि वो अपने राष्ट्र से प्रेम करते थे। ठीक, वो विविधता के महत्व को जानते थे कि जो लोग हैं अलग अलग संस्कृति, भाषा के, वो हमारी पहचान है भारत की, और यही हमारी मजबूत है और यही हमारी विश्वास है। आज भी देखिए कितने त्योहार ऐसे होते हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय के, हम लोग उनमें हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जाते हैं, उनको मनाते हैं। समझ रहे हैं आप? आप देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान भी भारत की एकता का एक अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने आप को व्यक्त करना। राष्ट्रीय गान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, अपने शब्दों में लिखिए। कह रहे आप कैसे मानते हैं कि जो राष्ट्रीय गान है वो एकता का वर्णन करता है? आप इसको अपने शब्द में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये देख लीजिए। ये आपको बेसिकली बताना है। ठीक, आप कैसे उसको बताते हैं। चलिए, अगर किसी का कोई आपका डाउट हो, किसी प्रकार का कोई कमेंट हो, क्योंकि चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं।
कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का अगर कोई आपका डाउट है, कोई कमेंट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए पूछ लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। याद रखिए, अगर कोई भी आपका डाउट अगर इसमें आपका बन जाता है तो आप बेहिचक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी तरह से, देखिए चैप्टर जो है वो पूरा आपका समाप्त हो चुका है। अब हम जो है इस चैप्टर के अंतर्गत जो है, जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, उनको हम लोग आपका देख लेंगे और उन पर बात भी करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, अगर किसी बच्चे का कोई भी आपका डाउट है, कोई भी चीज है, तो आप इसको इस नोट के माध्यम से हम लोग उसको देखेंगे, हम लोग करेंगे। फिर भी एक बार हम लोग अपने चैप्टर पे वापस चल लेते हैं और देख लेते हैं। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए, किसी का कोई भी डाउट है किसी प्रकार का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। है किसी का डाउट? पीछे कोई चीज समझ ना आई हो? चलिए, आपने समीर 1 समीर 2 की कहानी तो इसमें पढ़ी है ना बच्चों? अब देखिए चैप्टर कैसे अलग हो गया बिल्कुल समीर 1 समीर 2 की कहानी से। चलिए तो ध्यान देते हैं हम। मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके तैयार किए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा देखना है और उन पर विचार करना है। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, समीर फर्स्ट समीर सेकंड से किस प्रकार अलग है, अंतर बताओ। क्या बताना है हमको? अंतर बताना है। ठीक, समीर 1 समीर 2 से कैसे अलग है? तो पहला, समीर फर्स्ट स्कूल जाता है, जबकि ध्यान रखना है आपको, समीर सेकंड स्कूल नहीं जाता है। दूसरा अंतर लिख सकते हैं, समीर फर्स्ट को अच्छी अंग्रेजी आती है। क्या आती है? अंग्रेजी जो है आती है। समीर सेकंड को अच्छी हिंदी आती है। कैसी है? हिंदी जो है आपका ये आपको देखना है। क्या आती है? उसकी अच्छी हिंदी उन्हें आती है। देख लिया आप लोगों ने? गौर करिए। और तीसरा पॉइंट भी आपको लिखना है। बताइए क्या हो सकता है तीसरा पॉइंट?
ठीक, तीसरा पॉइंट में आप लिख लीजिए, समीर फर्स्ट हिंदू है, समीर सेकंड मुसलमान है। ये उसका धार्मिक आधार है। ठीक, तीन ही अंतर लिख लीजिए, बहुत होते हैं। आप इनको कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ चलेंगे, आप कॉपी करिए। चलिए, देख लिया इसको, ये पेज कॉपी करिए। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं, अब चलिए मुझे बताइए बच्चों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन बाद में लिखूंगा। आप मुझे बताइए कि आप विविधता से क्या समझते हैं। विविधता से आप क्या समझते हैं, ये हमको देखना है। इसको देख लीजिए, बताइए आप। देखिए, विविधता का अभिप्राय है हमारे देश में अलग अलग, कैसा है, अलग अलग संस्कृति, रीति रिवाज, कैसा है, रीति रिवाज, भाषा, पहनावा, बोली, खान पान में विभिन्नता ही विविधता की पहचान है। विविधता की पहचान है, लिख लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपको ना छोटा सा बच्चों होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको समीर 1 और समीर 2 के जो 30 त्योहार थे, आप क्वेश्चन लिख लीजिए कि समीर 1 और समीर 2 के कौन कौन से आपके फेस्टिवल हैं, आप उनको लिखना है। ठीक, ये आपका एक्सप्लेन करना है। चलिए, तो बच्चों हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से देखा था, और बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा भी है, और बहुत अच्छे से हमने इसकी बात भी की है। इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे गौर करके एक एक करके अपने डाउट को, अपने कमेंट्स को, कुछ भी आपका प्रॉब्लम बनता है तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, अगर कोई आपका डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझसे बच्चों बहुत अच्छे से अपने डाउट को पूछ सकते हैं। बस मैं ये कहूंगा कि आप एक बार अपने चैप्टर को घर पर जाकर रिवीजन करिए, आप उसको पढ़िए,
कोई भी डाउट बनता है तो आप चैट के माध्यम से लाइव जुड़कर आप नेक्स्ट लेक्चर में अपना डाउट जरूर पूछिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।